ओके, सो मेरा आज का क्वेश्चन है कि लाइक व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड स्ट्रेटजीज ऑफ द कंपनी। कंपनी की स्ट्रेटजीज पे क्या इम्पैक्ट करता है कॉन्स्टिट्यूशन? कंपनी की स्ट्रेटजीज पे कॉन्स्टिट्यूशन क्या इम्पैक्ट करता है? हाँ जी। सबसे पहले तो मुन्ना मैम ये बताइए आपकी स्ट्रेटजीज होती क्या है? ये स्ट्रेटजीज मतलब प्लानिंग होते हैं, जो बेसिकली हम जो प्लानिंग करते हैं उस प्लानिंग में कुछ गोल्स निकलते हैं। गोल्स को कंप्लीट करने के लिए जो हम एक पाथ डिसाइड करते हैं, आई थिंक वो स्ट्रेटजीज होती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन इसमें कैसे हेल्प करता है? पूरे वर्ल्ड में जो वॉर हो रही थी उसको स्ट्रेटेजिकली सबसे पहले करने का काम किया यूनान ने, ग्रीस, ठीक है, जहाँ पे जिसको स्पार्टा भी कहते थे, स्पार्टन्स, ठीक है ना। उन्होंने सबसे पहले वर्ल्ड में अपनी आर्मी क्रिएट की, क्योंकि आर्मी तो सबके पास थी नहीं थी। आर्मी के अंदर जो मैनेजमेंट था वो सबसे पहले उन्होंने क्रिएट किया। कैसे करा? उनकी पहले क्या था कि लोग क्या होता था, इंडिविजुअली ट्रेन होते थे। एक सैनिक इंडिविजुअली ट्रेन हो रहा है, ठीक है ना, और सब अपने अपनी एक्सपर्टीज में है, अपना कर रहे हैं। वॉर में सारे इकट्ठे होकर खड़े हुए, अब सामने वाली सेना से लड़ना है ना, और जो इसमें जितनी काबिलियत है वो अपनी जान बचाएगा और बाकी मारे जाएंगे, ठीक है। ये फंडामेंटल पे वॉर लड़ाइयां पड़ती थी उस जमाने में। लेकिन स्पार्टन्स ने क्या करा, इसको इसमें मैनेजमेंट लेके आया, इसमें स्ट्रेटेजीज लेके आया। कैसे लेके आया? इसमें क्या होता था, एक बंदा सेंटर में खड़ा होता था जो अपनी तलवार और ढाल लेके लड़ता था। उस बंदे को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके राइट और लेफ्ट दो बंदे होते थे। उनका काम था इसको प्रोटेक्ट करना, सेंटर वाले को। अब उन दोनों राइट लेफ्ट वाले बंदों को प्रोटेक्ट करने के लिए दो बंदे अलग से होते थे। तो एक एरो के शेप देते हुए ये बढ़ते चले जाते थे आगे, ठीक है ना। अब सेंटर में जो लड़ता था वो इतना फ्री माइंड होकर लड़ता था, उसे पता था कि मेरे को बहुत लोग प्रोटेक्ट कर रहे हैं। एटलीस्ट मुझे अगर राइट लेफ्ट में पर्सन है जो इधर उधर से कोई भी अनएक्सपेक्टेड वॉर अटैक होगा तो वो रोक लेंगे। मुझे सामने वाले को फेस करना है, मुझे इनकी सेना के अंदर बीच में चीरते घुसते चले जाना। तो इस एक फॉर्मेट में वो फाइट करते थे और वो सब एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए लड़ते थे, इसलिए इनके सैनिकों की जान कम जाती थी। इसमें ये होता था कि कम टैलेंटेड और ज्यादा टैलेंटेड के बीच में एक गैप नहीं होता था, सबका टैलेंट ऐड होकर एक एवरेज बन जाता था। इसलिए इनकी आर्मी की डेथ बहुत कम होती थी। इसलिए अलेक्जेंडर यूनान से लड़ता हुआ इंडिया तक आ गया था अपनी लिमिटेड आर्मी के साथ, स्ट्रेटेजीज के साथ। उनके पास आर्मी थी। लेकिन एक नेशनल ज्योग्राफिक चैनल पे एक प्रोग्राम आया था, उसमें क्या था कि पूरे वर्ल्ड में जितने वॉरियर्स हुए, जैसे जापान में निंजाज और सैमुराई हुए थे, और न्यूजीलैंड के भी योद्धा थे, इधर अरब के योद्धा होते थे, ठीक है, स्पार्टन्स हो गए, ठीक है, इंडिया के जो जिन्हें क्षत्रिय कहा जाता था वो गए। मतलब जो वर्ल्ड के जितने योद्धा थे, तो उनके डाटाबेस को इकट्ठा करके सॉफ्टवेयर में डाला गया। उस सॉफ्टवेयर में उनकी वॉर कराई गई, जितना उनका डाटा अवेलेबल था। पूरा एक वर्ल्ड वॉर की तरह दिखाया गया, वर्ल्ड कप की तरह। इस वॉर के साथ मैच करते करते फाइनल में दो लोग पहुंचे, यूनान का इसके स्पार्टन्स और इंडिया के क्षत्रिय। और जब उनकी आपस में फाइनल मैच हुआ तो वो फाइनल मैच जीता इंडिया के क्षत्रिय ने। अब ये मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड इसलिए है, और उसमें जो वहाँ पे जो एनालिटिक्स बैठे थे उनके लिए भी अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि प्रैक्टिकली इनकी आमने सामने एक बार लड़ाई हुई है अलेक्जेंडर के टाइम। उस टाइम पे इंडियन क्षत्रिय हारे थे, प्रैक्टिकली हारे थे। तो पूरे सॉफ्टवेयर पे सवाल हो गए कि सॉफ्टवेयर ही गलत है। फिर एनालिटिक्स टीम ने जब रिसर्च की और बात निकाली तो उन्होंने ये दिखाया कि हम जो डाटाबेस करके जो लड़ाई लड़ा रहे हैं वो है 1 to 1, एक क्षत्रिय एक स्पार्टन एक सैमुराई, एक का मैच कर रहे हैं। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसी लड़ाई हुई नहीं थी, लड़ाई हुई थी दो सेनाओं के बीच में। इंडियन योद्धा जो थे वो टैलेंट के मामले में, लड़ाई के टेक्निक्स के मामले में बहुत आगे थे पूरे वर्ल्ड में, जो उनका जो टेक्निक्स की लड़ने का वरने का जो। लेकिन वो हारे थे अलेक्जेंडर की आर्मी से, क्योंकि अलेक्जेंडर की जो आर्मी लड़ रही थी वो 1 to 1 नहीं लड़ रही थी। वो कैसे लड़ रही थी? टीम मैनेजमेंट के साथ। तो ये बात आई थी कि जो एक आर्मी जो मैनेज्ड थी और एक वेल मैनेज तरीके से स्ट्रेटेजिकली लड़ाई लड़ रही थी, वो कितने भी सामने टैलेंटेड लोग हरा देती। दूसरा एग्जांपल बताता हूँ, इंडियन टीम ऑस्ट्रेलियन टीम क्रिकेट में वर्ल्ड का सबसे ज्यादा नाम है ऑस्ट्रेलियन टीम। एक टाइम पे था वर्ल्ड के टॉप बेस्ट 5 बैट्समैन इंडिया के थे, सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़, वीवी लक्ष्मण। तो लाइन से ऐसे बैट्समैन थे हमारे पास। लेकिन वर्ल्ड कप में हम ऑस्ट्रेलिया से हार जाते थे, सही है ना। क्यों? क्योंकि इंडियन टीम अभी भी टैलेंट पे काम कर रही थी कि सचिन तो हमारा बहुत एक्सपर्ट है। लेकिन ऑस्ट्रेलियन टीम जब मैदान में उतरती थी वो पूरी एक टीम फॉर्मेट में काम करती थी, 1 to 1 नहीं करती। इसलिए ऑस्ट्रेलिया ने मैक्सिमम टाइम इंडिया को हरा दिया, क्योंकि पूरी टीम ने एकजुट होकर खेला। अब बात करते हैं इसके पीछे कॉन्स्टिट्यूशन का है। हम सबसे पहले बात करते हैं स्पार्टन्स की। तो ये जो स्पार्टा में, यूनान में जो एक तरीका आया कि भाई आर्मी वाला कॉन्सेप्ट और ये जो मैनेजमेंट ही बना कैसे, इसके लिए हमें उनकी पॉलिटिक्स देखनी पड़ेगी। वर्ल्ड का जो सबसे पहला संसद वाला जो स्ट्रक्चर है वो सबसे पहले यूनान में बना। वहाँ सीनेट्स या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की तरह लोग होते थे, वहाँ डिसीजन होते थे वो बहस करके होते थे, और उन्होंने इस चीज को अपना चीजों को रिटर्न किया था। ये कॉन्सेप्ट दिया गया था प्लूटो का, उनके जो फिलोसफर हुए थे उन्होंने इसी कॉन्सेप्ट दिया था कि पॉलिटिक्स में ऐसा होना चाहिए कि इस तरह से होनी चाहिए, उनमें से टैलेंटेड लोग में से एक बंदे को किंग बनाना जाना चाहिए, और डिसीजन तलवार के धार पे कम और इंटेलेक्चुअल सोच के सबसे ज्यादा होनी चाहिए। इसलिए एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पे लोग बैठ के डिसीजन ले, बहस करें। इस स्ट्रक्चर से जो उनका एक सीनेट वाला स्ट्रक्चर आया और उससे फिर उनका कॉन्स्टिट्यूशन बना। नॉर्मली क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन बनता है देन हम लोग बनाते। प्लूटो ने जो रिटन स्क्रिप्चर्स बनाए अपने, ठीक है ना, जिसमें आप देखा जाए तो सॉक्रेट्स का भी हाथ था, उनके और फिलोसफर थे। उनका बेसिकली सबसे बड़ा काम इसमें प्लूटो ने किया। तो प्लूटो का जो सबसे बड़ा हाथ था, तो यूनान को सबसे पहले एक संसद वाला स्ट्रक्चर मिला कि हमें पूरे देश के लोगों को ये जो
मेन लोगों को इकट्ठा करके उनको एक संसद जैसे स्ट्रक्चर में बैठा के उनसे डिस्कशन करना है, उनसे बातें करनी है, ठीक है ना, और फिर डिसीजन लेना है। इसका बेनिफिट मिला उनको वॉर में, क्योंकि वो जो जितने डिसीजन मेकर थे वो पॉलिटिशियन कम थे, वो योद्धा ज्यादा थे। वो अपने अपने एरिया के सेनापति या जो लोग थे उनको ही इकट्ठा किया गया था। तो जब उनको उनका जो माइंडसेट इस स्ट्रक्चर में ढला तो उनके ब्रेन के अनकॉन्शियसली जो न्यूरॉन्स जुड़ के उन्होंने एक तरीके से जो स्ट्रक्चर आर्मी में डेवलप करना स्टार्ट किया। धीरे धीरे उन्होंने आर्मी को वेल मैनेज बना दिया और टीम की तरह काम करने वाला बना दिया कि एक सिंगल पर्सन पे वॉर डिपेंड नहीं करेगी। जब हमारी टीम लड़ेगी तो पूरी टीम मिलकर लड़ेगी। तो अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है कि स्ट्रेटजीज कैसे इम्पैक्ट करती है। हाँ जी। कॉन्स्टिट्यूशन पता है आपको क्या देता है? कॉन्स्टिट्यूशन आपकी टीम को एक यूनाइटेड स्ट्रेंथ देता है। तो आप उसमें क्या करते हैं, आप अपने लिए नहीं लड़ते हैं, आप अपने बगल वाले को बचाने के लिए लड़ रहे होते हैं, क्योंकि आपको दूसरा बचा रहा होता है और एक फेथ होता है। अगर दूसरे वाले ने आपको नहीं बचाया, बचाना नहीं चाहा या गलती कर दी, आप तो गए, क्योंकि आप तो अपने को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं, आप तो किसी दूसरे को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। लेकिन एक फेथ ऐसा था ना कि हम एक दूसरे को बचाने वाले हैं। तो इस फेथ से जब वो लड़ते थे तो उस लड़ाई में स्ट्रेंथ बहुत जबरदस्त निकल जाती थी। ये कहाँ से आया? ये है कॉन्स्टिट्यूशन से। तो कॉन्स्टिट्यूशन की जो स्ट्रेटेजी, जो फंडामेंटल होते हैं, उसे कहीं ना कहीं टीम बिल्ड होती है और कहीं ना कहीं लोग एक होते हैं। इसलिए आज वर्ल्ड में जिन देश का जितना अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन है वो देश उतने ही ज्यादा यूनाइटेड है, और जिनके कॉन्स्टिट्यूशन कहीं ना कहीं वीक रह गए हैं, सिविल वॉर या उनके अनस्टेबिलिटी उनके यहाँ सबसे ज्यादा है। ओके, ठीक है ना, आप इसको रिसर्च कर लीजिए। जो बढ़िया डेमोक्रेसीज हैं या रिपब्लिक्स हैं जो भी हैं, उनके कॉन्स्टिट्यूशन में दम है। ठीक है ना, वो बड़ा स्ट्रांगली बनाया गया, स्ट्रांगली फंडामेंटल से बनाया गया, प्रोसेस, इन सब चीजों पर अच्छे से ध्यान दिया गया है। तो जितना स्ट्रांग कॉन्स्टिट्यूशन उतनी ज्यादा टीम की स्ट्रेंथ, यूनाइटेड एक चाहता हो कि काम करेंगे।